हाय एवरीवन, मैं रश्मि गौड़ मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। अभी हमने आरपीएससी प्रीवियस ईयर्स के सेट के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे। हम 3 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर चुके हैं और आई होप कि आप सभी उन क्वेश्चन पेपर को साथ के साथ ही निकाला है। और फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। आज हम केमिस्ट्री का सेट 2012 का 3rd क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर 75 क्वेश्चंस आते हैं और वही 2.5 घंटे का हमें समय मिलता है। 150 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा है रूटाइल एक अयस्क है, तो रूटाइल जो होता है वो टाइटेनियम का अयस्क होता है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, पूछा है द कलर ऑफ Cu2Cl2 इज़, तो Cu2Cl2 के अंदर कॉपर जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो 3d10 होगा, यानी कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होंगे, पेयर्ड होंगे, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट नहीं होगा। इस वजह से इसका जो कलर है वो वाइट होता है, मतलब कलरलेस इसको कह सकते हैं, कलरलेस या वाइट कलर का ही होता है। वहीं अगर अपन CuCl2 की बात करते हैं तो इसमें कॉपर जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो 3d9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है और इसमें 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका कलर ब्लू आता है, लेकिन Cu2Cl2 का कलर वाइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा है NiCO4 में निकल का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो देखिए इस कॉम्प्लेक्स में निकल जो है वो +0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यानी कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो D8S2 होता है, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, क्योंकि कार्बोनिल क्या है, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। इसकी वजह से इसमें सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और आगे की जो वैकेंट ऑर्बिटल होंगे उनको मिलाकर के ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा है रेडियो एक्टिविटी इज ड्यू टू, तो रेडियो एक्टिविटी का जो कारण होता है वो अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है। अनस्टेबल न्यूक्लियस में से अल्फा बीटा और गामा रेडिएशन निकलती है, या अल्फा बीटा गामा कण निकलते हैं, उसकी वजह से रेडियो एक्टिविटी शो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा है इन फिजन द परसेंटेज ऑफ मास कन्वर्टेड इनटू एनर्जी इज, कि जब फिजन या विखंडन होता है तो द्रव्यमान की कितने प्रतिशत मात्रा ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, तो ये होता है 0.1% मात्रा जो होती है वो ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा है द एमिशन ऑफ ए बीटा पार्टिकल फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ ए रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट राइजेज द पॉजिटिव चार्ज बाय, तो बीटा पार्टिकल को अपन ऐसे लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है तो इसमें +1 से बढ़ता है, यानी कि इसके जो एटॉमिक मास है उसमें 1 की बढ़ोतरी होती है। देखो इस तरीके से अपन लिखते हैं इसमें कि अगर इसमें से एक बीटा पार्टिकल में निकाल दूं तो मैं यहाँ पर लिखूँगी Z+1 और ये मास नंबर में कोई इसका फ़र्क नहीं आएगा, तो इस तरीके से ये 1 इकाई इसका अंक बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा है विच इज़ नॉट एन एयर पॉल्यूटेंट, तो इनमें से एयर पॉल्यूटेंट कौन सा नहीं है, तो H2 इज़ नॉट ए एयर पॉल्यूटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ये फॉस्जीन या ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है ये एक ग्रीन हाउस गैस नहीं होता है, ये खाली ओजोन के डिप्लेशन में ही हानिकारक होता है या उसमें ही काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा है सिलिकोसिस डिजीज़ इज़ डेवलप्ड ड्यू टू वर्किंग इन, तो सिलिकोसिस डिजीज़ जो है वो खदान में या माइंस में काम करने की वजह से होती है। सिलिकोसिस जो है ये सिलिका यानी कि धूल के कणों की वजह से फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है, तो इस रोग को ही सिलिकोसिस रोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, EN पूछा है मैग्नीज कॉम्प्लेक्सेस विद कार्बोनाइल, तो इसको इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे कि देखो मैग्नीज में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 7, और 2 मैग्नीज के 2 है, तो इसको टोटल 14 काउंट करेंगे। और कार्बोनाइल की 10 मॉलिक्यूल्स है, इसमें एक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो टोटल 20 इलेक्ट्रॉन्स देंगे। और देखिए मैग्नीज के 2 अणु हैं, इसलिए इनमें जो मेटल बॉन्ड भी पाया जाएगा, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन उसके काउंट करेंगे, तो ये जो टोटल हैं वो हो जाएंगे 36, इसलिए इसका आंसर ये 36 रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा है द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ सिलिकेट्स मिनरल्स इन। सिलिकेट की जो बेसिक स्ट्रक्चर होती है SiO4 ये इसकी बेसिक स्ट्रक्चर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा है जीसस सॉल्ट का फॉर्मूला ये होता है, इसका नेम अगर बोलेंगे तो येंगे पोटेशियम ट्राइक्लोरो इथाइलिन प्लेटिनेट सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये जीसस सॉल्ट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा है बोराजोल को अपन इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहते हैं, तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो B3N3H6 होता है, इनऑर्गेनिक बेंजीन कहलाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में द कलर ऑफ टाइटेनियम हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्स की कलर पूछा है इसमें, तो इसमें देखिए जो टाइटेनियम है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो D1 होगा, यानी कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, और इसका जो कलर होता है वो पर्पल कलर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन इज, तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में एक रेडॉक्स रिएक्शन होती है, यानी कि इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा है विच कैटलिस्ट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया विद हेबर प्रोसेस, तो हेबर प्रोसेस में आयरन और मोलिब्डेनम काम आते हैं और इससे अमोनिया का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा है फॉर n=3 द एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स इज, तो इसका जो फॉर्मूला होता है तो वो अपन लिखते हैं E = n² h²/8ma²। अब अपन को n की यहाँ वैल्यू दे रखी है 3, तो 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, इसलिए इसका आंसर रहेगा 9h²/8ma²। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा है द डिफरेंस बिटवीन द इंसिडेंट एंड स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी इन रमन स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड द, रमन स्पेक्ट्रम में जो इंसिडेंस और जो स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी की लाइंस होती है उनके डिफरेंस को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं रमन शिफ्ट, तो ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा है कंडेंस्ड फेज रूल इक्वेशन इज, तो देखिए अपन वैसे नॉर्मल जो फेज रूल पढ़ते हैं तो अपन ये वाला फेज रूल पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ देखिए पूछा है कंडेंस्ड फेज रूल। कंडेंस्ड क्या होता है, कंडेंस्ड फेज क्या होता है कि जिसमें सॉलिड और लिक्विड फेज में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता हो और उसमें अपन गैस फेज को प्रैक्टिकली एब्सेंट मान लेते हैं। सो उसमें क्या होता है कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर कैन बी नेग्लिजिबल, प्रेशर का इफेक्ट अपन नेग्लिजिबल कर देते हैं, तो इस वजह से ये जो कंडेंस्ड फेज रूल होता है वो ये होता है F = C - P + 1। सो ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा है थ्योरी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज गिवन बाय, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए सिद्धांत किसने दिया था, तो डिबाई हकल थ्योरी अपन पढ़ते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हिप्नोटिक, इनमें से कौन सा हिप्नोटिक है, तो हिप्नोटिक एजेंट जो होता है वो ये होता है, देखिए इसको बोलेंगे 2-हाइड्रोक्सो-2-मिथाइल-1,1,1 ट्राइक्लोरोप्रोपेन, तो ये एक हिप्नोटिक मॉलिक्यूल है, हिप्नोटिक कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में देखिए पूछा है कॉम्प्लेक्स दे रखा है और इसका यूज़ पूछा है, तो देखिए इस कॉम्प्लेक्स को नॉर्मली यूरोट्रोपिन कहा जाता है, 12th की बुक में अपन पढ़ते हैं इसे, या फिर इसे हेक्सामिथाइलिन टेट्राइमीन भी कहा जाता है, हेक्सामिथाइलिन टेट्राइमीन, या इसे मेथेनेमाइन भी कहा जाता है। तो ये जो होता है वो एक यूरेटिक एजेंट के रूप में काम में लिया जाता है, यूरोट्रोपिन कहा जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फा ड्रग्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ, तो सल्फा ड्रग्स जो होते हैं वो सल्फेनिलेमाइड के डेरिवेटिव्स होते हैं। तो ये जो सल्फा ड्रग्स होते हैं वो एंटीबैक्टीरियल ड्रग के रूप में काम में लिया जाता है। जो सल्फेनिलेमाइड की स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके से होती है, देखिए ये बॉन्ड और यहाँ पर NH2 लगा रहता है, ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा है द ड्रग डिस्कवर्ड ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड इज, तो वर्ल्ड वार सेकेंड के दौरान कौन सा ड्रग डिस्कवर्ड किया गया था, तो ये सल्फा ड्रग्स की डिस्कवरी उस टाइम
हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा है विच इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट अबाउट डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज। तो डी ग्लूकोज और डी मैनोज आपस में एपिमर्स कहलाते हैं। डी ग्लूकोज डी मैनोज का C2 एपिमर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन नेचर। इनमें से कौन सा नेचर में नहीं पाया जाता। तो ये जो लाइजोज है वो नेचर में नहीं पाया जाता, बाकी राइबोज, एरेबिनोज और जाइलोज ये सब नेचर में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा है फाइब्रोइन इज रिलेटेड टू। तो फाइब्रोइन जो होता है वो एक बीटा प्लेटेड शीट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में देखिए पूछा है एटम डिग्रेडेशन इज यूज टू हैव। तो एटम डिग्रेडेशन जो होता है वो एमिनो एसिड के एनालिसिस में काम में लिया जाता है। तो अब एमिनो एसिड में 2 टर्मिनल होते हैं, कार्बन टर्मिनल और एक होता है नाइट्रोजन टर्मिनल। तो इनमें से कौन से टर्मिनल के लिए यूज़ होता है। तो जो एटम डिग्रेडेशन है वो नाइट्रोजन टर्मिनल एनालिसिस में काम आ जाता है। इसमें रिएजेंट के रूप में फिनाइल आइसोथायोसाइनेट काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा है द करेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन द मोलिकुलर ऑर्बिटल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स टू प्रोड्यूस द मोलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ द प्रोडक्ट इज। तो जो प्रोडक्ट बनता है उसमें रिएक्टेंट्स के कौन से मोलिक्यूल्स काम में लिए जाते हैं। तो होमो टू ल्यूमो ये इसमें काम में लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा है एन इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन मीन्स। ये क्वेश्चन जो है वो आरपीएससी ने डिलीट किया था। वैसे इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है बॉन्ड का, 2 तरीके से होते हैं ये, परमानेंट और टेम्परेरी। तो लेकिन ये क्वेश्चन डिलीट हुआ था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज IR इनएक्टिव। तो IR इंफ्रारेड इनएक्टिव कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं जिनमें कि डायपोल मोमेंट 0 होता है, रोटेशन के दौरान जिनमें डायपोल मोमेंट में चेंज नहीं होता है वो IR इनएक्टिव होते हैं। तो अभी इसमें O2 मॉलिक्यूल जो होता है वो IR इनएक्टिव पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में पूछा है द वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्सिमम एंड 2π स्टार ट्रांजेक्शन फॉर एजो ग्रुप इज। तो एजो ग्रुप जो होता है उसमें कोई एराइल या एल्काइल ग्रुप जुड़ा रहता है, उसमें 6 मेंबर्ड फिनाइल ग्रुप मानते हैं इसमें अपन, और ये इस तरीके से एजो ग्रुप होता है। तो इसका जो N2π ट्रांजेक्शन है वो 347 नैनोमीटर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा है विच डज नॉट गिव सिग्नल इन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो वे कॉम्प्लेक्सेस जिनमें कि न्यूक्लियर स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू यानी कि I की वैल्यू 0 नहीं होती है वे सभी क्या करते हैं NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी शो करते हैं। तो I का वैल्यू 0 कब होता है जब प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इवन नंबर में होते हैं, तब क्या होता है कि I का मान 0 आता है। अब देखिए यहाँ पे कार्बन पे यहाँ 13 है, ओड है तो ये एक्टिव होगा, हाइड्रोजन में 1 है तो ये एक्टिव होगा, इसी तरह से फ्लोरीन में 19 है तो ये एक्टिव होगा क्योंकि ओड नंबर में है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन में देखिए आप कि यहाँ पे 16 है और इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 आते हैं, यानी कि ये दोनों क्या हो गए इवन में हो गए, इसलिए ये क्या होगा NMR इनएक्टिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा है द मैक्सिमम रिएक्टिविटी ऑफ सैचुरेटेड थायोफिन इज ड्यूरिंग। सैचुरेटेड थायोफिन की मैक्सिमम रिएक्टिविटी कब होती है। तो ऑक्सीडेशन के दौरान इसकी रिएक्टिविटी मैक्सिमम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा है कन्वर्जन ऑफ एन ऑक्जिम टू लैक्टम इज। तो ऑक्जिम का लैक्टम में कन्वर्जन बैकमैन रीअरेंजमेंट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए पूछा है कि ये रिएक्शन दे रखी है और इसमें पूछा है कि ए डाइब्रोमाइड इज़ रिक्वायर्ड टू गिव ए डिज़ायर प्रोडक्ट। एक डाइब्रोमाइड यूज़ आता है तो कुछ इस तरीके से ये रिएक्शन होती है कि यहाँ पे CH2 है और यहाँ से 2 मॉलिक्यूल एस्टर के जुड़े हुए हैं C2H5 और COO C2H5। तो यहाँ देखिए 5 मेंबर रिंग बनी है, इसका मतलब यहाँ पर 4 मेंबर रिंग इससे जुड़ेगी, 4 कार्बन और जुड़ेंगे। तो ये देखिए जो 4th नंबर आंसर है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। कुछ इस तरीके से होती है रिएक्शन। यहाँ पे Br है और यहाँ पे Br है, सॉरी यहाँ पे एक कार्बन एक्स्ट्रा है, इस तरीके से। अब ये जो दोनों हाइड्रोजन है ये Br से निकलेंगे, 2 HBr निकल जाएगा यहाँ से और ये टोटल 5 कार्बन हो गए
चार इस ब्रोमाइड डाइब्रोमाइड के एक पहले से जो प्रेजेंट है वो मिलकर के 5 साइक्लिक एक रिंग बनाएंगे। उसके बाद में जब इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो यहाँ से ये टूट करके एसिड मोलिक्यूल बन जाएंगे। एक कार्बन पर 2 एसिड मोलिक्यूल रहते नहीं, इसलिए इसको जब गर्म करेंगे एक CO2 का मोलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो 4th नंबर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा है एंजाइम जाइमेज इज सूटेबल टू कन्वर्ट। तो जाइमेज एंजाइम जो है वो ग्लूकोज को एल्कोहल में कन्वर्ट करने के काम आता है। तो इसका करेक्ट आंसर ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा है जिगलर-नाटा कैटलिस्ट इज। तो जिगलर-नाटा कैटलिस्ट जो है वो R3Al + TiCl4 इसे हम बोलते हैं जिगलर-नाटा कॉम्प्लेक्स। और ये किस काम में आता है? तो ये एल्कीन्स के पॉलीमराइजेशन में काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा है ए रिएक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन विद SnCl2HCl। तो यहाँ देखिए ये एसिडिक मीडियम में रिडक्शन हो रहा है नाइट्रोबेंजीन का, तो ये पूरा रिड्यूस होता है और एनिलीन में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर एनिलीन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक के रूप में कौन सा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड यूज होता है? तो ये होगा मर्क्यूरोक्रोम, एंटीसेप्टिक के रूप में काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा है द डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी मेजर्ड ऑफ ए डिटर्मिनेशन। ऑब्जर्व्ड वैल्यू यानी कि जो प्रेक्षित मान है और ट्रू वैल्यू यानी कि जो वास्तविक मान है, उनके बीच के डिफरेंस को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं एब्सोल्यूट ईरर। एब्सोल्यूट ईरर उसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में डिफ्यूजन कोफिशिएंट पूछा है, लेकिन ये क्वेश्चन RPSC ने डिलीट माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है इन ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस FCC में द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर फॉर ए गिवन लैटिस पॉइंट। तो नियरेस्ट नेबर पूछा है FCC में, तो इनकी जो संख्या होती है वो होती है 6। नियरेस्ट नेबर की FCC में संख्या होती है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? तो देखिए कि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज़ डिक्रीजिंग। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि एंट्रोपी तो है वो ब्रह्मांड की एंट्रोपी तो लगातार बढ़ रही है। नेक्स्ट है एंट्रोपी इज़ ए पाथ फंक्शन। तो पाथ फंक्शन एंट्रोपी नहीं है। थर्ड देखिए एंट्रोपी इज़ ए मेजर ऑफ अनअवेलेबल एनर्जी। तो ये इसका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। एंट्रोपी जो होती है वो मेजरमेंट है अनअवेलेबल एनर्जी की। फोर्थ जो पॉइंट दे रखा है वो है एंट्रोपी ऑफ ए गैस इज़ लेस देन दैट ऑफ सॉलिड। गैस की एंट्रोपी ठोस की एंट्रोपी से कम होती है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एंट्रोपी गैस की होती है, फिर लिक्विड की होती है और फिर सॉलिड की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी द एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए मॉलिक्यूल इज। यानी कि जो सम विभाजन ऊर्जा नियम है उसके अकॉर्डिंग अणु की जो प्रत्येक स्वतंत्रता कोटि से संबंधित ऊर्जा कितनी होती है? तो इसका एनर्जी की वैल्यू होती है 1/2 kT। ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा है ओपन आइसोथर्मल सिस्टम विच कैन एक्सचेंज बोथ एनर्जी एंड मास। तो जो एनर्जी और मास दोनों को एक्सचेंज कर सकता है, तो उस असेंबली को अपन क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ग्रैंड कैनोनिकल असेंबली बोलते हैं। अपन विलगित निकाय जिसको बोलते हैं ना, कि जो मास का और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा है अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ith स्टेट। फॉर्मूला पूछा है ith स्टेट में नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग। तो ये फॉर्मूला होता है Ni = GI/e⁴ + β EI। ये फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा है द टेम्परेचर एट विच ए कंपाउंड मेल्ट्स इनटू ए लिक्विड ऑफ सेम कंपोजिशन एट द सॉलिड इज कॉल्ड द। मतलब कि कौन से टेम्परेचर पर कोई मॉलिक्यूल जो है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, लेकिन उसका जो संगठन या कंपोजिशन है वो ठोस के समान ही रहता है, तो वो टेम्परेचर कहलाता है कॉन्ग्लुएंट मेल्टिंग पॉइंट या सर्वांग समगलनांक इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा है हाउ मैनी सिग्निफिकेंस फिगर आर इन दिस नंबर। तो इस नंबर में देखिए कि पॉइंट के बाद वाला जो 0 होता है उसे सिग्निफिकेंट नहीं माना जाता है, तो बाकी टोटल को सिग्निफिकेंट माना जाएगा। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इसमें 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है मोलिकुलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन इज। तो हीमोग्लोबिन का मोलिकुलर वेट जो होता है वो 65,000 माना जाता है। ये याद रखने वाला ही क्वेश्चन है, याद करना पड़ेगा इसे।
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज़ नॉट यूज्ड इन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर। तो इसे विलायक निसर्ग विधि कहते हैं। तो इनमें से कौन सा विलायक इसमें यूज़ नहीं होता है, तो इसमें एसीटोन यूज़ नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज़ ट्रू फॉर फेरोसिन। तो फेरोसिन की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है, 5 मेंबर रिंग सैंडविच यौगिक है फेरोसिन एक, और यहाँ पे आयरन और नीचे भी 5 मेंबर रिंग इस तरीके से रहती है, और यहाँ ये पूरे डबल बॉन्ड जो होते हैं वो डीलोकलाइज रहते हैं और उससे ये आयरन इस तरीके से जुड़ा रहता है। तो अब देखिए स्टेटमेंट इसमें हाइड्रोजन ब्रिज बॉन्डिंग आयनिक बॉन्ड हैविंग आयरन +2 फॉर्म एंड लोकलाइज आयरन कार्बन बॉन्ड्स और डीलोकलाइज्ड आयरन कार्बन बॉन्ड। तो इसमें ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इसमें जो आयरन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो डीलोकलाइज्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा है केमिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़। तो केमिकल एनर्जी डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बैटरी के द्वारा कन्वर्ट होती है, तो ये इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा है भोपाल गैस ट्रेजेडी इज़ ए केस ऑफ। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी में जहरीली गैस निकली थी MIC मिक जिससे बोलते हैं मिथाइल आइसोसाइनेट, और ये पूरे वायुमंडल में फैल गई थी जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो ये एक एयर पॉल्यूशन की वजह से हुआ था, तो ये इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा है EMF ऑफ ए सेल इज टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इट्स लेफ्ट एंड राइट इलेक्ट्रोड इज। तो अपन जो EMF है वो किस तरीके से निकालते हैं कि E कैथोड माइनस E एनोड, इस तरीके से अपन लिखते हैं। तो अब देखिए जब अपन सेल ड्रॉ करते हैं तो एनोड इधर लगाते हैं, कैथोड इधर, या एनोड और ये कैथोड, यानी कि जो एनोड होता है वो लेफ्ट में लिखा जाता है और कैथोड राइट में लिखा जाता है। तो अगर इसको इस तरीके से लिखेंगे तो ये कैथोड राइट आ जाएगा, इधर लेफ्ट आ जाएगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर आएगा। एनोड को अपन इस तरीके से याद करते हैं ना, अलोन, ये ट्रिक से इसे याद करते हैं। ए का मतलब होता है एनोड, एल का मतलब होता है लेफ्ट, ओ का मतलब होता है ऑक्सीडेशन और एन का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा है द स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 3 मेटल। 3 मेटल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखे हैं इस तरीके से, और पूछा है कि द रिड्यूसिंग पावर ऑफ दीज मेटल इज इन ऑर्डर। तो हमें पता है कि जिसका जितना ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसकी रिड्यूसिंग पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। तो अब इधर देखिए कि जो B है उसकी रिडक्शन पोटेंशियल -3.0 दे रखा है, तो ये सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल B का होगा, और फिर C का दे रखा है, और फिर होगा A का, इस तरीके से। तो ये सेकंड नंबर आंसर इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा है फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन K की वैल्यू दे रखी है 2.31 × 10⁻14 सेकेंड इनवर्स, द वैल्यू ऑफ हाफ टाइम लाइफ इज इन मिनट्स। अब देखिए यहाँ पे आंसर जो है वो मिनट में पूछा है, जबकि ये यहाँ पे सेकंड में दे रखा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 0.693/K, इस तरीके से निकालते हैं। तो जब अपन इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये सेकंड में है, तो अपन को इंटू 60 यहाँ पे और करना पड़ेगा। तो जो आंसर है वो ये फर्स्ट नंबर आंसर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। इनमें से कौन सा ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो देखिए इसमें log A और टाइम के बीच में जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में खींचते हैं ग्राफ, तो वो एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द सिलेक्शन रूल्स फॉर ट्रांजिशन इन रोटेशनल एनर्जी लेवल इन रमन स्पेक्ट्रम इज। तो रमन स्पेक्ट्रम में रोटेशनल एनर्जी लेवल्स का सिलेक्शन रूल पूछा है, तो इसका J जो होता है वो +-2 हो सकता है। तो ये फोर्थ नंबर आंसर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग डायटोमिक मॉलिक्यूल्स विल नॉट गिव रोटेशनल स्पेक्ट्रम। इनमें से कौन सा रोटेशनल स्पेक्ट्रम नहीं देता है। तो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी अपन पढ़ते हैं तो उसमें वही होता है कि डायपोल मोमेंट 0 नहीं होना चाहिए, तो इसका N2 मॉलिक्यूल जो होता है वो रोटेशनल स्पेक्ट्रम नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है नाइलॉन थ्रेड इज। नाइलॉन क्या होता है, कौन सा पॉलीमर होता है। तो ये एक पॉलीएमाइड पॉलीमर होता है, एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन से मिलकर के बनता है, पॉलीएमाइड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा है द मोस्ट रिएक्टिव हैलाइड इज। इनमें से मोस्ट रिएक्टिव हैलाइड कौन सा है। तो देखिए यहाँ सेकंड और थर्ड में आप देखिए कि जो हैलाइड है वो डबल बॉन्ड कार्बन से यानी कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस सेल का निकलना मुश्किल रहेगा।
और फर्स्ट एंड फोर्थ में से अपन देखेंगे तो यहाँ ये फर्स्ट निकल के यहाँ कार्बोकेटाइन बनाएगा और यहाँ से ये निकलेगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा। तो ये बेंजाइलिक जो कार्बोकेटाइन है वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा बेंजीन रिंग की वजह से, इसलिए फोर्थ नंबर आंसर इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, पूछा है द ऑर्डर ऑफ ग्रुप्स इन दिस मॉलिक्यूल एज पर सीक्वेंस रूल। तो अपन जब प्रायोरिटी देते हैं, प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं, तो देखो इस तरीके से करते हैं कि हायर द एटॉमिक नंबर हायर द प्रायोरिटी। सो यहाँ फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये OH ग्रुप रहेगा। सेकंड, अब देखिए कि यहाँ बाकी तीनों कार्बन कार्बन जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ कार्बन के नेक्स्ट वाला एटम जब अपन देखेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसलिए सेकंड प्रायोरिटी COH ग्रुप की रहेगी। थर्ड में देखिए यहाँ कार्बन से नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, इसलिए थर्ड इसकी प्रायोरिटी और फोर्थ पे CH3 ग्रुप आएगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, पूछा है नाइट्रेशन ऑफ क्यूनोलिन गिव्स। तो जब नाइट्रेशन होता है तो नाइट्रेशन एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और क्विनोलिन में ये जो रिंग रहेगी नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट वाली, तो ये क्या होगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है नाइट्रोजन एक। सो ये जो रिंग रहेगी वो इलेक्ट्रो डेफिशिएंट हो जाएगी, इसलिए आने वाला इलेक्ट्रोफाइल इस रिंग पर तो अटैक नहीं करेगा, जबकि वो किस पे करेगा, सेकंड वाली रिंग पर अटैक करेगा, इसलिए यहाँ पे एडिशन होगा और ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, पूछा है इसमें एंथ्रासीन दे रखा है और एंथ्रासीन की रिएक्शन CH2O और HCl से करवाएंगे। तो देखिए ये जो रिएक्शन है वो एंथ्रासीन पर CH2Cl का एडिशन करेगी। अब देखिए एंथ्रासीन पर एडिशन कहाँ होता है, तो ये 9-10 पोजीशन पर एडिशन दिखाया जाता है। तो देखिए थर्ड नंबर आंसर में 9 पोजीशन पर CH2Cl का एडिशन हुआ है, तो ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, पूछा है इनोलेट ऑफ डाई इथाइल मेलोनेट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएजेंट। तो देखो डाई इथाइल मेलोनेट की स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है, ये इसमें O ग्रुप, ये बीच में एक्टिव कार्बन रहता है और यहाँ से भी OH ग्रुप इस तरीके से। तो यहाँ से जब इसका इनोलेट फॉर्मेशन होगा तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा इस वाले कार्बन से और यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा और फिर ये नेगेटिव चार्ज अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा और ये बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका इनोलेट फॉर्मेशन होता है। तो इसके लिए C2H5ONA C2H5OH ये रिएजेंट प्रेफर करेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन में पूछा है कोप एंड क्लेजन रीअरेंजमेंट प्रोसीड थ्रू। तो कोप और क्लेजन जो रीअरेंजमेंट होती है वो एक सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट होता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ट्रांजिशन स्टेट से रिलेटेड है, लेकिन ये क्वेश्चन RPSC ने डिलीट माना था। सो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, तो क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रॉन इज रिडॉक्स इलेक्ट्रोड, ये बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज ए गैस इलेक्ट्रोड, ये भी सही है। कैलमल इलेक्ट्रोड इज मेटल इलेक्ट्रोड, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है ग्लास इलेक्ट्रोड इज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो ग्लास इलेक्ट्रोड जो है वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड नहीं होता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा, यानी ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा है एन इमल्सिफायर इज एन एजेंट दैट। इमल्सिफायर क्या होता है, जो कि इमल्शन को स्टेबलाइज करता है, इमल्सिफायर कहलाता है। तो ये इसका फोर्थ नंबर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द मास एवरेज मोलर मास ऑफ ए पॉली डिस्पर्स सैंपल ऑफ ए पॉलीमर। तो देखो मास एवरेज मोलर मास जो होता है वो नंबर एवरेज मोलर मास से बड़ा होता है, इसलिए ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। देखो मास एवरेज मोलर मास को अपन MW से शो करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है समेशन MI का स्क्वायर NI अपॉन समेशन MI NI, इस तरीके से फॉर्मूला इसका होता है। जबकि जो नंबर एवरेज मोलर मास होता है उसे अपन किस तरीके से लिखते हैं, MN से उसे शो करते हैं, M स्मॉल n से, बार इज इक्वल टू समेशन MI NI अपॉन समेशन NI। तो ये फॉर्मूला होता है नंबर एवरेज मोलर मास का। तो जो मास एवरेज मोलर मास होता है वो ग्रेटर होता है नंबर एवरेज मोलर मास से। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज़ इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट मैच है, तो मिल्क होता है ऑयल इन वाटर इमल्शन होता है ऑयल इन वाटर का। AS2S3 इस लाइपोफोबिक सॉल्यूशन होता है। सोप एक इमल्सिफायर होता है, लेकिन जो AU सोल होता है, जो गोल्ड सोल होता है,
वो प्रोटेक्टिव कोलाइड नहीं होता है। प्रोटेक्टिव कोलाइड या द्रव जिसको रक्षक कोलाइड बोलते हैं, तो वो जो द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं वो रक्षक कोलाइड होते हैं, जबकि AU16 क्या है, एक द्रव विरोधी कोलाइड है, इसलिए इसका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा है फॉर ए सिंगल स्टेप रिएक्शन दे रखी है 2A + B = A to B, तो इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होगा, तो इस तरीके से लिखते हैं इसके रेट को कि K फिर CA कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 2, क्योंकि यहाँ पे 2A दे रखा है इसलिए, और CB, यानी कि ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, पूछा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटरीज। ये RPSC ने ये क्वेश्चन डिलीट माना था, लेकिन फ्रीक्वेंसी को अपन 1/2πc√K/μ लिखते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, लेकिन RPSC ने इसे डिलीट माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में फॉर्मूला दे रखा है समेशन -V + ½ तो ये जो एक्सप्रेशन है वो मतलब ये किसका फॉर्मूला है, तो ये जो फॉर्मूला होता है वो वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन का फॉर्मूला होता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा।